हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। अपन ने ऑलरेडी यूनिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं समझ में। ठीक है, अपन ने बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन जर्मनी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके अलावा दो और अपने को यूनिफिकेशन करने। ठीक है, एक तो अपने को इटली के बारे में जानना है, दूसरा ब्रिटेन के बारे में जानना है, क्योंकि ब्रिटेन को बच्चों एक स्ट्रेंज केस कहा गया है। लेकिन स्ट्रेंज क्यों क्या गया वो अपन जब ब्रिटेन पढ़ेंगे तब अपन जानेंगे। सबसे पहले आज जो है अपन वो इटली को पढ़ेंगे। पर जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का अलग ही प्रोसेस है, उसको अलग ही तरीके से अपने को समझना है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने जो सब कंटेंट है वो आपको मैं शो कर रहा हूँ, जो आपको याद करना है, जो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, किस तरीके से इसको आपका आंसर लिखना है, ये टोटल 2 स्लाइड्स में है। ठीक है, एक आपके सामने है ये, और जो दूसरा है वो ये, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर काउंट केवर के बारे में, जीसीपी गरीबल्डी के बारे में बात की गई है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको बच्चे समझने का अलग ही वे है, और अपन उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आप इसके ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ शुरू करते हैं अपन इसका यूनिफिकेशन अलग ही तरीके से। चलिए बच्चों, लेट्स मूव। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज अपन अलग तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफी अच्छा चैप्टर जो है कवर अप कर लिया है, लेकिन अभी 2-3 यूनिफिकेशंस ऐसे हैं जो बाकी हैं अपने को पढ़ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपना इटली का यूनिफिकेशन। इटली कैसे आता है अपन उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज अपन पूरा जो लेक्चर है उसी को ही डेडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों इटली का यूनिफिकेशन। तो जो सबसे पहले इस मैप को, इस बोर्ड को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि जो इटली है वो बेसिकली 7 आइलैंड्स के ऊपर डिवाइडेड है। 7 आइलैंड अलग अलग तरह के छोटे छोटे। ठीक है, उन 7 आइलैंड को मिला के एक इटली बना है। लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट था सर्डिनिया पिडमोंट, जहाँ पर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। जहाँ पर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब वो कौन सी मोनार्की से बिलोंग करते थे? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से। लेकिन जो बाकी की चीजें वो कहाँ पर हो गए? एब्सोल्यूट मोनार्की से। तो अब उन सब का मेन टारगेट क्या होगा कि पूरे इटली को यूनिफाई किया जाए, मतलब जो इटली में अलग अलग तरह के लोग हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको हटाया जाए। अब जो वो 6 पार्ट थे, वो 6 पार्ट को मर्ज करके 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जिसमें जो नॉर्थ पार्ट था उसका वो बन गया ऑस्ट्रिया, जो सेंट्रल पार्ट था उसका वो था पेपल स्टेट पोप, और जो बॉटम में था यानी साउथ में था उसका था स्पेन बर्बन डायनेस्टी यानी स्पेनिश रीजन। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि देख रहे हो नॉर्थ में ऑस्ट्रिया है। रिकॉल करें आप ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ वियना। अगेन ट्रीटी ऑफ वियना को ही अपन को ब्रेक करना है ना। मेन अपना मैंने जैसे आपको कल भी बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अपन ने देख लिया कि उसका नॉर्थ पार्ट रिलीज हो चुका है। जो अपना पोलैंड के साथ हुआ डोमिनेंसी, वहां से वो नहीं रिलीफ होगा। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं फ्रांस के साउथ की, दैट इज ऑस्ट्रिया की। किस तरीके से ऑस्ट्रिया ने कॉन्स्पिरेसी करके फ्रांस को हराया था, उसके उसका जो रूलर था नेपोलियन, उसको डिफीट किया था। तो आज अपन देखेंगे कि ऑस्ट्रिया डिफीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वो अपन कैसे जानेंगे पूरा इटली के यूनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इटली का जो मेजर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। नॉर्थ पार्ट जो है अपना ऑस्ट्रिया है, जो सेंट्रल पार्ट है वो अपना पेपल स्टेट यानी पोप। ठीक है, और जो बॉटम में यानी साउथ में जो है वो अपना स्पेन बर्बन डायनेस्टी यानी स्पेनिश रीजन। तीनों की अपनी अपनी मोनार्की है। ऑस्ट्रिया का अपना एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक है, पेपल स्टेट का अपना एब्सोल्यूट मोनार्की का रूलर है। सेम विद साउथ स्पेनिश रीजन। तो बच्चों इसकी जो सामने की बात करें अपन नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इटली के नॉर्थ वेस्ट की तरफ बात करें तो एक छोटा सा आइलैंड है जो मैंने आपको बताया सर्दिनिया पिडमोंट, जहां पर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। ठीक है, सर्दिनिया पिडमोंट, उसका जो चीफ मिनिस्टर था बच्चों, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर का नाम था काउंट कमेलो डी केवर। बच्चों नाम ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में इसका सिर्फ डी केवर मिले, लेकिन 2017 में क्वेश्चन आया व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डी केवर। आप काउंट केवर डी केवर, आपका सब फुल नेम है काउंट कमेलो डी केवर। ठीक है, तो काउंट कमेलो डी केवर जो था सर्दिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर था। इसका मतलब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, उसके अंडर में उसकी पूरी आर्मी थी। अब जब इटली को यूनिफिकेशन की बात आई तो जो कौन सी ऐसी कंट्री जो सबसे आगे आएगी, सोचो। यस, फ्रांस। क्यों आगे आएगी? क्योंकि फ्रांस का ही
जो रूलर था नेपोलियन बोनापार्टे, जो फाइनली फ्रांस के लोगों को अच्छा लगने लगा था आफ्टर लुइस 16, आफ्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फाइनली नेपोलियन को लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन ऑस्ट्रिया ने, उसकी कंस्पिरेसी ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया। उसका चांसलर था उस टाइम पे ड्यूक मेटरनिक, उसने उसकी पॉलिसी, उसके कंस्पिरेसी जो थी, जो प्लानिंग करी थी, उसकी वजह से वो डिफीट हो गया चालाकी से, बट एड्रॉइट तरीके से। ठीक है, तो फर्डिनेंड पिटमॉन्ट ने क्या किया? फर्डिनेंड पिटमॉन्ट पहले काउंट कमरो दी केवल है, उसने क्या किया? उसने टैक्टफुल अलायंस बनाई। किसके साथ? फ्रांस के साथ। काउंट कमरो दी केवल ने फ्रांस के साथ टैक्टफुल अलायंस बनाई इन द ईयर ऑफ 1859। ठीक है, और 1859 के बाद जब अब आप सोचो कि ऑस्ट्रिया जो है वो इतना सा, मतलब अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो आप देखो ऑस्ट्रिया थेरा इतना सा। ठीक है, अब ऑलरेडी बात है कि काउंट कमरो दी केवल जो था फर्डिनेंड पिटमॉन्ट, छोटा सा आइलैंड, उसके सामने इतना सा दिख रहा है आपको, देखो इतना सा। लेकिन जब वो फ्रांस के साथ टैक्टफुल अलायंस बनाएगा तब ऑटोमेटिक, अब ऑस्ट्रिया का है कुछ नहीं, फ्रांस और काउंट कमरो दी केवल मिलके, दोनों के आर्मी मिलके इसको इजीली डिफीट कर सकती है। तो बच्चों यही हुआ 1859 में जब काउंट कमरो दी केवल ने फ्रांस के साथ टैक्टफुल अलायंस बनाई, तो सेम ईयर में ही ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया, ऑस्ट्रिया की एब्सोल्यूट मोनार्की को इरेडिकेट कर दिया, फिनिश कर दिया। तो बच्चों ये तो था इटली का नॉर्थ पार्ट, यानी 1859 के अंदर इटली का नॉर्थ पार्ट जो है वो यूनिफाई हो चुका है। अब आते हैं बच्चों इटली के साउथ पार्ट की तरफ, जहां पर स्पेनिश रीजन है, स्पेन बर्बन डायनेस्टी जा रहा है। अब बच्चों जब 1859 में जब काउंट कमरो दी केवल फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया से फाइट कर रहा था, उसी टाइम पे नीचे जीसीपी गैरिबाल्डी उसने उसके एक साल पहले ही यानी 1858 के अंदर ही वहां पर साउथ में अटैक कर दिया था विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। इसके अंदर पीजेंट्स के हेल्प के साथ, क्योंकि जीसीपी गैरिबाल्डी जो है ना, उसने यहाँ पे आने से पहले और भी 2 अलग-अलग कंट्रीज हैं जहां पर रेवोल्यूशन करा, फाइट करी, ठीक है, उनके राइट्स के लिए कि पीजेंट्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, चाहे वो रेवेन्यू का हो चाहे वो लैंड का हो। ठीक है, तो जीसीपी गैरिबाल्डी ने सारे के सारे पीजेंट जो उसकी फौज थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सारे के सारे चले गए स्पेन के अंदर। अब 1858 के अंदर जब वो स्पेन में गए तब वहां के साथ भी सेम, वहां के पीजेंट्स के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम्स, वही इश्यूज थे जो जीसीपी गैरिबाल्डी इनको आजाद करके लाया था। जीसीपी गैरिबाल्डी को तो बहुत बुरा लगा ये चीज किया, इतने सारे पीजेंट्स है और यहाँ का जो रूलर है उनके ऊपर जबरदस्ती रूल कर रहा है, उनको बर्डन दे रहा है, ठीक है, रेवेन्यू के तौर पे, टैक्स के तौर पे। तो क्या किया जीसीपी गैरिबाल्डी ने? यहाँ के सारे पीजेंट्स को अपनी तरफ टर्न अप करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीजेंट जो इसके साथ में आए थे। बच्चों आपने वो पिक्चर देखी ना बाहुबली पार्ट 2, है? तो बाहुबली पार्ट 2 में याद है आपको जब जो अपना महेंद्र बाहुबली है, ठीक है, उसके पास कुछ वेपन नहीं थे, वो सिर्फ एक गांव में रहता था। जब उसको पता पड़ा कि बल्लाल देव ही असली राइवल है, तब उसने क्या कहा था वहां के लोगों से जिसके पास वेपन नहीं है, सेम वे जीसीपी गैरिबाल्डी के पीजेंट्स हैं, उनके पास वेपन नहीं है, उसने क्या बोला? उसने अपने हाथों को हथियार लगा लो। उसी तरीके से जीसीपी गैरिबाल्डी ने 1858 के अंदर पीजेंट के साथ स्पेन में एंट्री करी और 2 साल तक 1858 से लेके 1860 तक 2 साल तक अंदर के पीजेंट्स को उसने इकट्ठा किया, रेवोल्यूशन किया और फाइनली सारे के सारे पीजेंट्स और जो वो लाया था आर्मी को सब राजा के अगेंस्ट हो गए। राजा के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा अपने आप को सरेंडर करने के लिए। इसी तरीके से 2 साल लगे जीसीपी गैरिबाल्डी को 1858 से लेके 1860 तक इटली का साउथ पार्ट को यूनिफाई करने में, है ना। अब बच्चों देखो कितनी अच्छी सिचुएशन हो गई। इटली का जो नॉर्थ पार्ट है ऑस्ट्रिया वो यूनिफाई हो चुका है, ठीक है ना। इटली का जो साउथ पार्ट है वो यूनिफाई हो चुका है ना। लेकिन सेंट्रल पार्ट तो यूनिफाई हुआ नहीं हुआ ना। बट स्टिल काउंट कम्युनिटी केवल को लगा कि जब किसी रीजन का आपका नॉर्थ पार्ट और आपका साउथ पार्ट जो है वो यूनिफाई हो जाता है तो वो क्लब होकर पूरा यूनिफाई कहलाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों। भले ही काउंट कम्युनिटी केवल ने सोचा और सोचने के बाद जो विक्टर इमैनुअल II है
जो विक्टर इमैनुअल II है उसको इटली का एम्परर भी डिक्लेयर कर दिया इन द ईयर ऑफ 1861। इन द ईयर ऑफ 1861 के अंदर उसको एम्परर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में इटली यूनिफाई हुआ? एक्चुअल में इटली यूनिफाई हुआ नहीं हुआ ना बच्चों। तो वह रूल कैसे करेगा? उसने रूल ही नहीं किया, उसने रूल करो, कोई है ही नहीं। इटली पूरा यूनिफाई हुआ नहीं है क्योंकि पूरा इटली का बना था, नॉर्थ और साउथ का थोड़ी था। लेकिन काउंट कॉमन केवल ने सेंटर पार्ट था उसको तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको लगा नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट दोनों यूनिफाई है, तो क्लब करके सेंट्रल पार्ट ऑटोमेटिक यूनिफाई हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं बच्चों। ये इसको सॉल्व करने का जो था वो जीसीपी गैरिबाल्डी ने बताया। ठीक है, जीसीपी गैरिबाल्डी ने क्या किया? जीसीपी गैरिबाल्डी ने वही अपने पीजेंट के साथ इटली के सेंट्रल पार्ट पेपल स्टेट उसके अंदर नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कि जब नॉर्थ पार्ट यूनिफाई हो चुका है, साउथ पार्ट यूनिफाई हो चुका है, तो सेंट्रल पार्ट का जो रूलर है, जो एब्सोल्यूट मोनार्क है, उसको समझाने की, उसको नेगोशिएट करने के लिए स्टार्ट। बच्चों उस नेगोशिएशन में जब किसी भी गैरिबाल्डी ने 1860 में यहाँ से फ्री हुआ, उसके बाद ही यहाँ आ गया, यानी 1860 से लेके 1870 उसको कितना लग गया? 10 इयर्स, 10 साल लग गए उसको सेंट्रल पार्ट को यूनिफाई करने में। क्यों? क्योंकि जब उस टाइम का रोम जो था वो पेपल स्टेट जो पोप थे वो उनको फेवर कर रहा था। रोम की जो आर्मी थी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उसको फेवर कर रही थी। उसकी वजह से जीसीपी गैरिबाल्डी को 10 इयर्स लग गए पेपल स्टेट को यूनिफाई करने में, 10 साल। नेगोशिएशन हुआ, सिविल वॉर हुए, इंटरनल वॉर हुए, लेकिन फाइनली आफ्टर 10 इयर्स 1860 से लेके 1870 तक इटली का जो सेंट्रल पार्ट था वो यूनिफाई हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ इन द ईयर ऑफ 1870 इटली पूरा यूनिफाई हो चुका है। इटली का नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ तीनों पार्ट यूनिफाई हो चुके हैं, मतलब पूरा इटली यूनिफाई हो चुका है। तो एक्चुअल में जब भी आपसे पूछा जाए, आप ध्यान रखिएगा, इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कब हुआ? 1871 में। और लेकिन इटली को उसका एम्परर कब मिल गया? 1861। इसका आपको ध्यान। अब बच्चों आप इन सब चीजों में देख रहे होंगे और आपने बुक में भी देखा होगा और थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, अपन ने इससे पहले भी इटली के बारे में बातें करी है। इटली के अंदर मेजर जो प्लेयर्स हैं वो 4 थे। ठीक है, तो चौथा प्लेयर था जिसका नाम अभी तक नहीं लिया मैंने, वो सबसे ज्यादा ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने लेकिन सुना उसके बारे में, क्या है उसका नाम? यस, जीसीपी मजीनी। बच्चों जीसीपी मजीनी क्यों इंपॉर्टेंट प्लेयर है? सोचो, तब मैं बताता हूँ। जीसीपी मजीनी वही है जिसने सबसे पहले यूनिफिकेशन इटली में स्टार्ट किया था। 2 सीक्रेट सोसाइटीज, याद आ रहा है? यंग इटली, यंग यूरोप। 1830 में ही ट्राइड, फिर 1848 में फिर से जब जर्मन का यूनिफिकेशन हो रहा था उसमें भी 1848 के अंदर जीसीपी मजीनी ने फिर से ट्राई किया। उसने 2 बार ट्राई किया इटली को यूनिफाई करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वो अकेला था, उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो इटली पूरे इटली को यूनिफाई कर सके। इसलिए जीसीपी मजीनी जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसी ने ही इनिशिएट किया था कि हमको इटली को भी यूनिफाई करना है, और इटली यूनिफाई जीसीपी मजीनी से नहीं हो पाया, वो बात अलग है। फिर चीफ मिनिस्टर जो था फर्डिनेंड पेटमोंट का, काउंट कम्युनो दे केवर, उसने टैक्टफुल अलायंस बनाई फ्रांस के साथ, और उसने क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया, और इन द सेम ईयर इटली का जो नॉर्थ पार्ट है उसको यूनिफाई किया, आजाद दिलाई। सेम वे जीसीपी गैरिबाल्डी विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स इटली का साउथ पार्ट। आफ्टर यूनिफाइंग सदर्न पार्ट ऑफ इटली, उसके बाद वो कहां गया? सेंट्रल पार्ट में। इट टुक 10 इयर्स, 10 साल लग गए उसको उस नेगोशिएशन, उस सिविल वॉर को खत्म करने में। बट आफ्टर 10 years इटली फाइनली गॉट यूनिफाइड इन द ईयर ऑफ 1871। और जो एक छोटी सी बात मैं बताया था, जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया था, फाइनली जब विक्टर इमैनुअल को 1861 में एम्परर बनने का, 61 में बनने के बाद 71 में उसका एम्परर बनने को ट्रीटमेंट मिला गया,
तब जब उसने स्पीच दी, स्पीच देने के बाद उसने बोला ला इटालिया, ला इटालिया, है ना, उसकी स्पीच में एंड में। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव इटली, लॉन्ग लिव इटली। लेकिन वहां की पीजेंट जो थे इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए थे, गेरिबाल्डी का ज्यादा पीजेंट ले आया था, और उसके अलावा ऊपर भी एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो लिटरेसी थी, तो इतनी ज्यादा इलिटरेसी थी जिसकी वजह से उनको लगा कि ला इटालिया वो अपनी वाइफ का नाम बता रहा है। हाँ लिटरली बच्चों, उन पीजेंट्स को लगने लगा कि विक्टर इमैनुअल II की वाइफ का नाम है ला इटालिया, ला इटालिया, जबकि ला इटालिया का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव इटली। ठीक बच्चों, ये था अपना इटली का यूनिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मैप जो है आप अच्छे से बना लीजिएगा, इसका जो कंटेंट है किस तरीके से आएगा वो आपको बता दे देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि इटली फाइनल यूनिफाई हुआ था 1871 में, लेकिन इटली को एम्परर मिला था 1861 में, क्योंकि काउंट कमांडर केवल को लगा वो यस। चलिए बच्चों, आपसे फिर मिलेंगे अगले यूनिफिकेशन में, जो अपन पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन के बारे में। चलिए बाय बच्चों।